हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों चलिए, इससे पहले हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 की बात करें। अगर पुराने बुक से चलेंगे तो, अगर नया बुक से हम लोग चलेंगे तो चैप्टर नंबर 7, उसमें हम लोग गति के बारे में देख चुके थे। आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ना, यह आपका बल के बारे में देखेंगे। क्लास 9th का देखिए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम के बारे में यहाँ पर एक एक करके सभी टॉपिक को देखेंगे और इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। याद रखिएगा, एक एक टॉपिक को समझेंगे, जो भी क्लास 9th में पढ़ना है याद रखिएगा, और किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। सबसे बड़ी बात, उसको कैसे लिखना है, किस तरीक़ा से लिखेंगे कि नंबर अच्छा मिलेगा, सभी बातों पर हम लोग गौर करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना होगा। और एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग की इच्छा हो तो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम अपलोड करेंगे आप तक पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, अपने भाई बहन बंधु हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देवल कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर देवल कीजिए, या फिर जहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन हो उसको भी पिन कर देना है कि यहाँ पर हमको कोई डाउट था। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आज हम लोग कवर करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बल तथा गति के नियम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करें। बल तथा गति नियम को यहाँ पर देखिएगा तो दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक है बल और दूसरा किया गया है न्यूटन की गति के नियम। और बल को अगर हम देखें तो बल को यहाँ पर दो भाग में हम बांटे हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। जैसे ही इसको कवर करेंगे तो बल के बारे में हमारा यहाँ तक लास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे हम न्यूटन की गति के नियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको 3 भागों में हम लोग पढ़े हैं। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इन तीनों नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन इसी नियम के अंतर्गत अगर हम देखें तो गति के नियम के फर्स्ट में हम लोग जड़त्व और द्रव्यमान दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या है हमारा, तो जड़त्व क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, द्रव्यमान का जड़त्व क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। वहीं पर अगर हम आगे बढ़े और देखने का प्रयास करें तो गति का दूसरा नियम में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो गति के दूसरा नियम में देखेंगे कि बल कैसे प्राप्त होता है, संवेग क्या है, मात्रक क्या इसका होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये हम लोग गति के तीसरा नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। और गति के तीसरे नियम में ही हम लोग क्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया के बारे में सभी टॉपिक को उल्लेख करेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्सों को अगर हम ध्यान से देखें, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये सभी पॉइंट्स को हम लोग आज की वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसके बाद आपका जो चैप्टर है ना, द एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द एंड। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हम आपको नोट्स प्रोवाइड जो करा रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाला है। इसी के माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में जाकर के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, और अपने भाई बहन लोग तक जरूर पहुंचाए जो अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं जान रहे हैं। और अगर उनको यहाँ से बेनिफिट्स मिलता है तो मिलना चाहिए। ये काम आप कर सकते हैं अपने भाई बहन तक भेज करके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला नंबर हम लोग बल पढ़ेंगे। बल जो है ना, इतना सिंपल सा टर्म है, लेकिन जैसे ही हम लोग को परिभाषित करने की बात आता है, एग्जाम में लिखने की बात आता है, हम लोग फंस जाते हैं, ऊपर देखने लगते हैं कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आज से आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, बिल्कुल ही दूर होने वाला है। कैसे लिखेंगे, नंबर हमारा अच्छा मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम लोग जो लिखा हुआ है नोट्स जो हम बनाए हैं उसको समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, क्या कर रहा है, किसी भी कार्य को करने के लिए तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है, जी बिल्कुल, या धकेलनी पड़ती है। इसी खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना। जैसे मान लीजिए आप दरवाज़ा देखते होंगे, बिल्कुल देखते होंगे, क्योंकि हर एक इंसान घर में रहता है। तो घर में हम लोग करते क्या है, दरवाज़ा को अगर खोलना रहता है तो खींचते हैं, और बंद करना रहता है तो धक्का देते हैं। तो यानी कि पुश और पुल, अगर दूसरे शब्दों में क्या बात करें इंग्लिश में, अगर पुश और पुल, पुश और पुल कहने का मतलब क्या है, धक्का देना और खींचना। क्या देना? धक्का देना या फिर खींचना, यही हमारा बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को आप चाहे तो खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो बल हमारा है। क्या है? बल है। याद रखिएगा। तो अपने भाषा में हम कैसे लिखेंगे, किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको और हम प्रॉपर तरीके से लिखने का प्रयास करें तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ताकि आपको अच्छा खासा नंबर मिले। कोई भी टीचर काटने से भी पहले 2 बार जरूर सोचे कि बच्चा जो लिखा है वो क्या है, क्वालिटी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या बात है कि अगर मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल लगने के कारण क्या होगा कि दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा।
चलिए एक साम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम मानते हैं कि एक हमारा क्या है, गुब्बारा है। गुब्बारा कुछ इस प्रकार से हमारा होता है, आप भी जानते हैं। ये मान लीजिए गुब्बारा है। इस गुब्बारा पर अगर मान लीजिए हम बल लगाते F, तो बल लगाने के कारण ये जो गुब्बारा है ना, वो क्या होता है, फूट जाता है। या कम हवा रहने के बाद जब उसको दबाते हैं तो शेप, साइज, आकृति, बनावट बदल जाता है। तो यानी कहने का मतलब है बल का कुछ न कुछ तो प्रभाव होता होगा। तो बल का क्या प्रभाव है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, बल का प्रभाव। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल लगने के कारण उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर मान लीजिए कोई एक चक्का है, मान लीजिए टायर रखा हुआ है और उस पर हम बल लगा देंगे, और बल लगाएंगे क्या, बल लगाने का मतलब क्या, उसको उठाएंगे, इसे फेंक देंगे तो गति में हो जाएगा। यानी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक चक्का है और इस पर हम इसे फोर्स F लगा दे, बल लगा दे, तो ये गति करते करते कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा ना। तो यानी कि जब किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो बल लगने के कारण जो वस्तु स्थिर है, विराम अवस्था में है, वो बदल जाएगा गतिशील अवस्था में, याद रखिएगा। और जो गति में है वो किस में बदल जाएगा, विराम में, जो कि आपको अगला पॉइंट में देखने को मिल रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट को समझना है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है क्या कि बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। जी बिल्कुल, हम लोग बच्चा में क्या करते थे, टायर लेते थे साइकिल का और उसको क्या करते थे, इस लकड़ी से पीट के इसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन कोई आगे से बंदा आता था, कोई व्यक्ति इसको रोक देता था, तो बल लगाता था तो क्या रुक जाता था। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं तो आगे से कोई व्यक्ति ला करके हैंडल पकड़ के रोक देता है, तो बल लगाया। तो यानी कि कहने का मतलब है 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ होगा कि पहला नंबर, बल लगने के कारण स्थिर अवस्था से कोई वस्तु गतिशील में चल जाता है, और अगर वह गतिशील में है तो गतिशील से वह स्थिर में हो जाता है। क्लियर। अपने भाषा में बोलेंगे कि कोई वस्तु अगर स्थिर है, रुका हुआ है, तो गति करने लगेगा, चलने लगेगा। कब, जब बल लगा देंगे तब। अगर वह मान लीजिए गति कर रहा है और उस पर हम लगा के विपरीत दिशा से बल लगाएंगे, याद रखिएगा कि सर विपरीत दिशा से, अगर मान लीजिए कोई एक चक्का है, डॉट डॉट इधर की ओर बढ़ रहा था और इस पर हम क्या किए कि इधर से एक बल F लगा देंगे तब ही रुकेगा, याद रखिएगा। और नहीं तो जिस दिशा में वो जा रहा है, अगर उसी दिशा में हम लगा देंगे तो उसका गति और बढ़ जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट नंबर 3 में। कह रहा है कि बल की किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई एक फुटबॉल, समझिए हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, उस फुटबॉल में क्या देखते हैं, जब फुटबॉल को हम लोग एक साइड से मारते हैं दूसरा साइड में, तो हमारे विपरीत वाला जो प्लेयर होता है, हमारे जो अपोजिशन होता है, वो भी उसी फुटबॉल को मारता है। जब अपना बल लगाता है किसी पैर से, तो वह हमारे दिशा में आ जाता है, यानी कि वह डायरेक्शन बदल जाता है। तो याद रखिएगा, पहला क्या है, स्थिर अवस्था से वो हमारा गतिशील अवस्था में जाएगा, और दूसरा क्या है, गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में जाएगा। और तीसरा नंबर पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि गतिशील वस्तु है तो उसके कारण उसका दिशा भी बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है। कब, जब उसको बल लगता है तब। चौथा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि बल किसी गतिशील वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। बिल्कुल, अभी हम बतलाए थे। यह मान लीजिए हमारा क्या है, गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा। और इस गुब्बारा पर जैसे ही हम इसको हाथ से बल लगाएंगे तो पहला तो कारण है अगर हवा फुल है तो फट जाएगा। तो फटेगा तो जो इसका आकृति ऐसा था ना, वो बदल के ऐसे तितर बितर हो जाए, छोटा छोटा भाग में फट जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, अगर इसमें हवा कम होंगे तो पकड़ेंगे ना, तो जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से पतला दुबला ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। चलिए, तो यानी आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो बल लगने के कारण स्थिर अवस्था में अगर वह है तो गतिशील अवस्था में जाएगा, अगर वह गतिशील में है तो स्थिर में जाएगा, और वह दिशा बदल देता है, और क्या है, आकृति बदल जाता है, आकार बदल जाता है। ये सभी बल का एक प्रभाव है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं बल 2 प्रकार के होते हैं, यानी बल के प्रकार। अगर हम बल की प्रकार की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बल होते हैं उसको समझते हैं। पहला हमारा संतुलित बल है और दूसरा है असंतुलित बल। इस संतुलित बल को ही हम लोग इंग्लिश की अगर बात करें तो बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। और इस असंतुलित बल को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको जी हम लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हम लोग जरूरी नहीं है, याद रखना है कि बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। मन में क्वेश्चन भी आएगा, क्या सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, संतुलित और असंतुलित, हम लोग तो बहुत बल पढ़े हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है ना, 2 बल पढ़ना है, एक संतुलित और एक असंतुलित बल। तो पहले क्या करके उसको हम लोग चलिए निपटते हैं, तब बाकी आगे देखते हैं क्या होने वाला है।
अगर हम आगे बात करें तो संतुलित बल आपको दिखाई दे रहा होगा। संतुलित बल को आप समझिए एकदम सिंपल भाषा में, उसके बाद हम लोग असंतुलित बल को समझेंगे। चलिए संतुलित बल होता क्या है। अगर संतुलित बल की बात करें तो कह रहे हैं कि बल संतुलित कहे जाते हैं। कब कहे जाते हैं जी? जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करना 1 मिनट। आगे क्या करा है कि संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता। बिल्कुल सही करा है। आगे बढ़ेंगे तो क्या करा है कि संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। हाँ, ये भी सही बात है। कैसे? चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है? पहला नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो पहला नंबर पॉइंट में कह रहा है कि जो हमारा बल है ना वो निष्प्रभावी होता है। निष्प्रभावी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए यह हमारा क्या है, एक दीवार है, समझिए ध्यान से, यह क्या हमारा दीवार है, दीवार याद रखिएगा, दीवार। और इधर से एक हमारे कालू चाचा हैं जो कि इस पर धाका लगा रहे हैं। क्या लगा रहे थे? धाका। जो इस पर धाका लगा रहे हैं तो ना तो ये दीवार अपनी जगह पर से हट रहा है, ना तो कालू चाचा हमारे हट रहे हैं। जब कालू चाचा और दीवार दोनों नहीं हट रहे हैं ना, यानी कि अपने अवस्था में दोनों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब दोनों का परिवर्तन नहीं हो रहा है ना तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि निष्प्रभावी। मतलब हम उस पर बल लगाए लेकिन बल लगने के कारण कुछ प्रभाव दिखने को नहीं मिला, तो ये हमारा संतुलित बल का उदाहरण है। और बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। हम लोग बचपन में खेलते थे, क्या खेलते थे? सबसे संतुलित बल का उदाहरण आप और ले सकते। तराजू में हम लोग क्या करते हैं, एक बगल 1 kg रखते हैं, एक बगल 1 kg, दोनों संतुलन होता है, उसी को तो संतुलन के नाम से हम लोग जानते हैं, संतुलित होता है। यानी इतना याद रखना है आपको कि संतुलित बल में जो कुल बल होता है ना, क्या संतुलित बल में कुल बल 0 होता है। कितना होता है कुल बल? 0। अब 0 क्यों होता है ये भी बतला दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह एक पिंड है, क्या है जी? यह एक पिंड है। चलिए ध्यान से देखिएगा। और हमारे एक आए इधर से रामू चाचा, और ये भी बल इस पर लगा रहे हैं, और इधर से आगे कालू चाचा, ये भी बल लगा रहे हैं। और ये जो रामू चाचा है ना, ये 8 न्यूटन बल लगा रहे हैं और कालू चाचा भी 8 न्यूटन लगा रहे हैं। तो दोनों बगल से बराबर बल लगने के कारण, क्या दोनों बगल से बराबर बल लगने के कारण 8-8 न्यूटन ये अपने ही जगह पर बना हुआ है, ना हिल रहा है ना डोल रहा है। तो ये सभी एग्जाम्पल है संतुलित बल का। किसका है? संतुलित बल का। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। करें संतुलित बल किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता। अभी तो एग्जाम्पल बोले कि दोनों बगल से जब बराबर बल लगेगा तो उसका अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संतुलित बल है। करें संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। हाँ, ये चीज़ सही है कि उसका आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। कैसे कर सकता है समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए हम बोले कि जैसे हम लोग कुछ क्ले ले लेते हैं, आटा का गीला हुआ भाग या कोई भी चीज़ मान लीजिए ले लिए हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आटा का क्ले है, इधर से भी हम 2 न्यूटन लगा रहे हैं बल और इधर से भी 2 न्यूटन बल लगा रहे हैं, और दोनों बल से बराबर बल लगने के कारण ये जो है ना आगे चल कर के हमारा ऐसे पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा। क्यों? क्योंकि दोनों बल से बल लग रहा है, तो यही हमारा आकृति में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? आकृति में परिवर्तन हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? असंतुलित बल। अब हम लोग असंतुलित बल को एक एक करके समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। असंतुलित बल क्या होता है? जस्ट संतुलित बल के विपरीत होता है। कह रहे कि जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि असंतुलित बल में जो हमारा परिणामी बल होता है शून्य नहीं होता है, तो उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। पहला नंबर पॉइंट। कह रहे असंतुलित बल निम्नलिखित प्रभाव देखा जा सकता है, यानी असंतुलित बल के कारण निम्नलिखित प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। क्या क्या देखने को मिल सकता है? चलिए उसको देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। असंतुलित बल का मतलब कि 2 व्यक्ति दोनों बगल से बल लगा रहे हैं, एक व्यक्ति ज़्यादा बलवान है, एक व्यक्ति कम बलवान है, तो जो ज़्यादा बलवान वाला व्यक्ति वो धक्का दे देगा किसको? कम बलवान वाले व्यक्ति को, तो उसको गति मिला देगा। तो ये सही पॉइंट कर रहा है कि किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। जी बिल्कुल। किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। अगर कोई गति में है तो उसको भी रोक देगा।
और क्या नेक्स्ट करा है कि किसी भी वस्तु के आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। तो ये सभी हमारे क्या है एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। अब हमारे न्यूटन बाबा आएंगे और सबको अपने नाती पोता से मिलाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे मिलाते हैं। नाती पोता कहने का मतलब है कि कौन कौन नियम दिए थे उसके बारे की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम के बारे में हम लोग पहले समझते हैं क्या होता है न्यूटन की गति का नियम, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारे हैं न्यूटन चचा या न्यूटन बाबा, और इनके नाती पोता कौन कौन है सब अभी हम लोग नीचे देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ये न्यूटन जो साहब थे हमको 3 नियम दिए थे। कितना? 3। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो एक करके सभी नियम को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम में कह रहा है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे न्यूटन बाबा कहते थे कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु अगर मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है। कैसा अवस्था में है जी? गतिशील अवस्था में है, तो हमेशा गति ही करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि अगर कोई वस्तु वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कभी उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यही तो हमारा न्यूटन की गति के प्रथम नियम था। बस एक ही पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा नहीं, कि अगर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा गति में रहने के लिए चाहता है, और कोई अगर विराम अवस्था तो विराम में ही रहने के लिए चाहता है। कब तक वो चाहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न कर दे। खत्म। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें तो दैनिक जीवन में न्यूटन की गति का प्रथम नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे इस दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में जो हम लोग अब रोज़मर्रा ज़िंदगी जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें आखिर न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उपयोग है क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि कारों में सीट बेल्ट यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से लगने वाले झटके की वजह से गिरने से बचाती है। जो हम लोग कार में होता है सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं ना, इसलिए उपयोग करते हैं कि जब हम ब्रेक लगाएंगे तो यात्री जो हमारे हैं वो अचानक किधर झुकने लगते हैं, झटके की वजह से गिरने लगते हैं या गिरने से बचते हैं। तो ये हमारे हैं न्यूटन का प्रथम नियम का उपयोग, क्योंकि वहाँ पर भी न्यूटन का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग गति में ही रहना चाहते थे। जैसी गति में रहना चाहते थे, ब्रेक मारे, हमारा गाड़ी जो हो जाता है क्या, एकदम सन्नाटा विरामावस्था। अब विरामावस्था में होने के कारण हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सीट बेल्ट लगाने के कारण हम वहीं पर सीट के साथ चिपके हुए रह जाते हैं। सेकंड नंबर क्या करा है, गीले कपड़ों को तार पर सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झड़ने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बिल्कुल, जब हम लोग कपड़ा को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसको कपड़ा को ऐसे झाड़ते हैं हाथ दोनों कॉर्नर को पकड़ के, ताकि उसमें मौजूद पानी सब झड़ जाए और झड़ने के कारण कपड़ा जल्दी से सूख जाए। तो ये सभी जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है ना, फर्स्ट नियम का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और कुछ है क्या, आगे हमको मिलने वाले हैं जड़त्व। बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है जी। जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व कोई अलग चीज़ नहीं है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व के कारण ही पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखिए इसको हम लोग एक करके पहले समझते हैं। अगर हम जड़त्व की बात करें तो यहाँ पर जड़त्व में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। कैसा गुण है? जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात क्या है, समझिए। अभी हम बतलाए थे न्यूटन की गति के प्रथम नियम में कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह हमेशा विरामावस्था में रहना चाहता है, और अगर वह गति में है तो गति में ही रहने के लिए चाहता है। कब तक? जब तक कि वह बाह्य बल कार्य न करे। तो आपको यहाँ पर सोचना चाहिए थोड़ा सा कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए धरती पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का भार इस पृथ्वी के साथ चिपका हुआ रहता है।
और चिपकने के कारण जब इस पर हम बल F लगाते आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं तो यह बढ़ने से अपने आप को रोकता है। और जब कोई विरामावस्था में मौजूद वस्तु को गति में होने से रोकने का काम जो करता है ना, वही तो हमारा जड़त्व कहलाता है। या फिर मान लीजिए आप गति कर रहे हैं और गति में होने के कारण आप पर कोई बाह्य बल लगाया, आपको रोकने का प्रयास करता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, आप उस पर बल लगाते हैं कि नहीं हमको रोकिए मत, हमको गति में जाने दीजिए। तो जो वहाँ पर बल लग रहा है, गति में आप रहना चाह रहे थे, वही हमारा जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। और उसी के बारे में हम यहाँ पर आपको अंडरलाइन किए हुए हैं, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरा नंबर बात क्या है कि जड़त्व उसका ज़्यादा होता है ना जिसका भार ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कोई एक 60 kg का ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई एक 60 kg का ऑब्जेक्ट है और एक मान लीजिए 40 kg का है, समझिए ध्यान से, तो जड़ा तो ज़्यादा 60 kg वाला का होगा, न कि 40 kg वाला का। किसका ज़्यादा होगा? 60 kg वाला का होगा। क्यों? क्योंकि जब उसका ज़्यादा भार है तो ज़्यादा भार होने के कारण ज़्यादा चपका रहेगा किसी भाग से, और ज़्यादा चपका रहेगा तो उसका जड़ा तो ज़्यादा होगा। यानी कि हमारा ज़्यादा मास पर डिपेंड करेगा कि जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा, कम होगा उसका कम होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट संवेग की ओर। संवेग क्या कहता है हमारा? संवेग में बोल रहा है कि किसी वस्तु में समाहित गति कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको दूसरे रूप से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गणितीय रूप से किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो हमको क्यों इतना माथामारी करना है जी? याद करने के लिए ही चाहिए, याद करेंगे, उतना टॉपिक बड़ा नहीं याद रखेंगे। लिखेंगे कि वस्तु का संवेग, क्या लिखेंगे यहाँ से याद करेंगे डायरेक्ट, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणनफल होता है। इतना याद रखना ना कि जो संवेग होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, उसी को संवेग कहते हैं। और संवेग को हम P से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? P से। तो संवेग P बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने में वेग। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने में वेग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। एक आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है जी? प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न है ये भी आपको बतला देना हम चाहते हैं। संवेग पर आधारित है। कैसे क्वेश्चन पता चलेगा? एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg, याद रखिएगा कितना द्रव्यमान है? 10 kg, और उसको 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग क्या होगा? हमारे पास दिया है द्रव्यमान m और यहाँ पर दिया हुआ है v वेग। तो कुछ नहीं करेंगे, द्रव्यमान लिख लेंगे जो गिवन दैट है, वेग दिया हुआ है। संवेग का फार्मूला हमारे पास यह है, p बराबर mv, m की जगह पर 10 kg और v की जगह पर 2, 10 गुने 20 करेंगे तो आ जाएगा 20, यही 20 kg मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलिए देखते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिल रहा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम को हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर न्यूटन की गति के दूसरे नियम को हम देखें ध्यान से तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई एक वस्तु था, वह वस्तु गति कर रहा था, किसमें था? गति कर रहा था, और गति करने के कारण उसका वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में जब परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन की जो दर होगा वह बाह्य बल लगने वाले बल के समानुपाती होता है। किसका होता है? समानुपाती होता है। वही तो हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि कैसे राइट डाउन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक कोई वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान m kg है और उसका प्रारंभिक वेग शुरू में जब चलना प्रारंभ किया u मीटर पर सेकेंड, और कुछ समय बाद उसका वेग v मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? mu हो जाएगा और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? mv। अभी तो हम बतलाए थे प्रारंभिक संवेग मतलब p बराबर mu हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलना u से प्रारंभ कर रहा है। और अंतिम संवेग जो हो जाएगा p इक्वल टू तो mv हो जाएगा, क्योंकि उसका अंतिम वेग क्या था? v था, जो कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब होता है कि प्रारंभिक संवेग में से अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देना। तो संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। और अंतिम संवेग का तो वैल्यू हमारे पास क्या है? mv है, तो mv रख दिए माइनस, और प्रारंभिक संवेग का क्या वैल्यू? mu, तो mu हो गया। अब अगर यहाँ से हम ध्यान देने वाली बात कहें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, तो दोनों में से क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हमारा कुछ बचेगा? देखिए ध्यान से। तो कॉमन लेने के बाद हमको m बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में v माइनस u बच जाएगा, यहाँ से v और u बच जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर का फार्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? m ऑफ v माइनस u अपॉन में t। और क्या बोला गया था न्यूटन गति के द्वितीय नियम में कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होता है।
तो चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है क्या त्वरण बराबर v माइनस यू बटे में टी। अच्छी बात है। तो हम क्या किए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान से अगर आप देखिएगा तो v माइनस यू बटे में टी बराबर हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिए a, इसके जगह पर a रख देंगे। तो बाय बल उस पर क्या लग रहा था, F। क्या बोल रहा था कि समानुपाती होता है, तो समानुपाती का सिंबल लगा दिए और यहाँ से m और इसके जगह पर a, तो m a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m a। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को तो इस बात मालूम ही है कि जब भी कोई समानुपाती सिंबल हटता है तो एक हमारा कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पर समानुपाती था तो इसको जैसे ही हटा दिए तो इसके जगह पर k आ गया, क्या आ गया, k आ गया। तो f बराबर क्या हो गया, k m a। और अगर हम k की बात करें तो k का वैल्यू 1 होता है। k का वैल्यू कितना होता है, 1। किस में होता है, तो यह हम आपका जो SI मात्रक होता है उसमें करें कि हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि k का मान 1 हो जाता है, अतः f बराबर क्या हो जाएगा, m a। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, समझिए ध्यान से। जैसे ही मान लीजिए हम जैसे ही इसमें k की जगह पर 1 रखेंगे तो f बराबर k की जगह पर 1 और m a का m a हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो गया, m a। क्या हो जाएगा, m a। यही तो हमारा फार्मूला हो गया और यही हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का क्या मिला, रिजल्ट मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, सभी को मालूम है, क्या होता है, न्यूटन। नहीं मालूम होगा तो जान लीजिएगा। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कुछ नहीं है, क्रिया अपोजिट प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन अपोजिट रिएक्शन। चलिए देखते हैं ध्यान से क्या है। अगर हम ध्यान दें यहाँ से तो आपको दिखने को मिल रहा होगा गति का तीसरा नियम कह रहा है कि किसी भी क्रिया के ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के बराबर होते हैं। उदाहरण, बंदूक का प्रतिक्षेप करना। या सिंपल सा फॉर्म लीजिए, कोई एक केसुआ गेंदा लीजिए, आप जब उसको दीवार पर फेंकते हैं तो दीवार पर टकराने के बाद वो वापस आपके पास आता है। हम क्या करते हैं, हम उस बॉल के माध्यम से उस दीवार पर बल लगाते हैं, लेकिन जैसे उस दीवार पर पड़ता है तो दीवार भी उस बॉल पर बल लगाता है और वापस हमारे पास भेज देता है। तो ये सभी जो उदाहरण न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। दूसरे बात हमें बात करें तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्या लिख सकते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है ना, क्या कहलाता है, न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम कहलाती है, कहलाती, याद रखिएगा। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवेग संरक्षण का नियम। अगर संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझते हैं एक लाइन, उसके बाद हम लोग डीपली से इसको समझेंगे पहले। तो अगर संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है आपको, उसको पहले फोकस कीजिए। कह रहा है कि यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही है, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही है, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रह जाता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी यही कहने का इसका मतलब है कि अगर कोई एक वस्तु है और उस वस्तु पर जब हम बल लगा रहे हैं तो बल लगने के कारण उस वस्तु के द्वारा हम पर भी बल लगा रहा है, लेकिन दोनों का जो बल, दोनों बगल का जो बल होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर रहता है, यानी संरक्षण रखता है। कैसे रखता है तो उसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, मान लिए कि कोई एक दो गेंदा था। कितना मान लिए, माना कि एक ए और एक बी नाम के दो गोला है और उसका द्रव्यमान जो दिया है m1 और m2 दिया हुआ है, और ये दोनों गोला के प्रारंभिक जो स्पीड था चाल u1 और u2 था, जबकि अंतिम इसका t समय के बाद जो इसका चाल था वो क्या था, हमारा v1 और v2 था। तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ फिगर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक हमारा m1 नाम का कोई एक गोला था, सॉरी a नाम का गोला है, एक b नाम का गोला है, और इस a नाम का जो गोला है उसका प्रारंभिक और द्रव्यमान यानी प्रारंभिक स्पीड और द्रव्यमान m1 e1 है, और इसका द्रव्यमान m2 है और प्रारंभिक चाल जो है u2 है। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, याद रखिए, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। इधर से इधर जा रहा है और यह इधर से इधर जा रहा है। एक ऐसा समय या कुछ समय बाद कि दोनों इस प्रकार से टकरा गए, दोनों इस प्रकार से क्या हो गए, टकरा गए। जब टकराए तो इसको टकराने में t समय लगा था। कितना समय लगा, t।
तो ये तो श्योर है कि जब टकराएगा तो दोनों वापस अपने अपने डायरेक्शन में चल जाएगा। तो टकराने के बाद ये भी अपने डायरेक्शन में जाने लगा, ये भी जाने लगा। लेकिन जैसे ही टकराते हैं तो इसका वेग u से बढ़ के v हो जाता है, तो इसका अंतिम वेग v1 हो जाएगा और इसका अंतिम वेग v2। लेकिन इस द्रव्यमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वेग में बदलाव देखने को मिलेगा। अब इसी के माध्यम से एक फार्मूला जनरेट किया गया है, उसी फार्मूला को तो हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिख क्या सकते हैं कि दो गोला था हमारे पास, तो गोला ए के संवेग क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस e1, और संवेग 2 का यानी दो गोले का क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u2। और कितना समय टकराने में हम लोग को लगा t समय, तो दोनों को माइनस कर देंगे, m v1 e1 बटे में t1, और b के लिए क्या लगेगा m2 v2 u2 बटे में 2। अब इसको और क्या हम अगर देखें ध्यान से तो दोनों तो टकरा गया, टकराने के बाद क्या है a द्वारा b पर आरोपित बल लगेगा, तो a लगेगा f a टेंस टू b m1 e1 v1 बाई में t। b के द्वारा क्या हो जाएगा एफ बी डैश ए m2 u2 बटे में t। और तीसरे नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो एफ ए बी जो है ना लगेगा किसके ऊपर एफ बी ए के बराबर, दोनों बराबर लगेगा लेकिन विपरीत लगेगा। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। इस एफ ई की जगह पर किसका वैल्यू रख देंगे, इसको को देखिए ध्यान से यहाँ पर, और इसके जगह पर जो वैल्यू रखेंगे ना इसको हम उठा करके यहाँ पर रख दिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सॉल्व करने के बाद गुना करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो कुछ ये आएगा, क्या आएगा m1 v1 e1 a, और यही हमारा कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या यानी चलिए इस प्रकार टक्कर के पूर्व गोलों का संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग होता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम लोग का ये चैप्टर लास्ट हो गया, क्या हो गया चैप्टर द एंड हो गया। क्या हो गया जी द एंड। आप लोग यहाँ से नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, और जो समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको कमेंट कर देना है। आप लोगों को क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ताकि हम उसको सुधार कर सके और लाइव आकर के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और मिलते हैं कल इसी जोश और जुनून के साथ।